नमस्ते दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। आज की कहानी आलोक नाम के एक जवान आदमी की है। वो बहुत होशियार था पर उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। ये घमंड उसे एक ऐसी जगह ले गई जहाँ ना विज्ञान और ना ही फैक्ट कुछ काम नहीं करते थे। आलोक एक पढ़ा लिखा और नए जमाने का लड़का था जो देवपुरी जैसे बड़े शहर में रहता था। उसके लिए दुनिया सिर्फ वही थी जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता था या जिसे उसका दिमाग सही साबित कर सकता था। पुराने नियम, भरोसा या भूत प्रेत, ये सब उसके लिए बेकार की गांव की बातें थीं। आलोक का यह तर्क करने वाला घमंड ही उसके लालच का दूसरा रूप था। वो मानता था कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है और भावनाओं या पुरखों की यादों का पैसों के आगे कोई मोल नहीं। जब आलोक लगभग 25 साल का हुआ तो उसे एक परिवार का कागज मिला जिससे उसे पता चला कि उसके परदादाओं की एक बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन खोदा घाटी नाम के एक अकेले पहाड़ी गांव में है। ये आम जमीन नहीं थी बल्कि यहाँ एक पुरानी टूटी हुई वैधशाला थी या ज्योतिष मीनार थी। इसका इस्तेमाल पहले पुराने समय में तारे और आसमान देखने के लिए किया जाता था। आलोक ने सुना था कि उस मीनार में कुछ कीमती पुराने हाथ से लिखी किताबें और औजार टूल्स हो सकते हैं जिन्हें बाहर के बाजार में बहुत ज्यादा दाम पर बेचा जा सकता है। आलोक के पिता श्रीधर जी सालों से उस जायदाद का नाम भी नहीं लेते थे। जब आलोक ने जोर दिया तो श्रीधर जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आलोक, उस जगह की बात मत करो, हमने उसे छोड़ दिया है ताकि वो हमें परेशान ना करे। वो सिर्फ जमीन नहीं है, वो एक पुरानी कब्र है, तुम वहाँ मत जाओ। आलोक हंसा। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं वहाँ कोई खुदाई करने नहीं जा रहा, मैं बस अपना कानूनी हक लेने जा रहा हूँ। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ कि अगर वहाँ कोई भूत है भी तो मेरे मोबाइल की टॉर्च और मेरे ईयरफोन का गाना उसे भगाने के लिए काफी है। बस बहुत देर तक चली लेकिन अपने घमंडी बेटे के सामने श्रीधर जी हार मान गए। उन्होंने दुखी मन से आलोक को जाने की इजाजत दे दी लेकिन एक आखिरी चेतावनी भी दी। अगर तुम वहाँ जाते हो तो एक बात पक्का याद रखना, गांव के मुखिया दादा विनायक जो कहे उसे बिना कोई सवाल किए मानना और रात के समय किसी भी हाल में कोई आवाज या रोशनी मत करना। ये गांव शांति का पहरेदार है और वहाँ की खामोशी की कीमत बहुत बड़ी है। आलोक ने गुस्से में आंख घुमाई, सामान पैक किया और अगले दिन खोदा घाटी की यात्रा पर निकल पड़ा। ट्रेन ने उसे शहर के सबसे पास वाले सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतारा। जैसे ही आलोक प्लेटफॉर्म पर उतरा उसने देखा कि वहाँ के लोग अजीब थे। वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक अनजाना डर था और वो स्टेशन से बाहर निकलने के बजाय सीधे पास की पहाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे जैसे कि उन्हें किसी अनजान खतरे से भागना पड़ रहा हो। अजीब बात यह थी कि भागते समय कोई आवाज नहीं कर रहे थे। एक अजीब सी डरावनी चुप्पी हर तरफ फैली थी। मुश्किल से वो स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ कोई टैक्सी या ऑटो नहीं थी। बहुत दूर एक जीप खड़ी थी। उसने पास खड़े एक बूढ़े आदमी से पूछा, माफ करना अंकल, खोदा घाटी जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी? उस बूढ़े आदमी ने डरी हुई आंखों से आलोक को देखा और धीरे धीरे होठों में बुदबुदाते हुए कहा, जीप वहाँ खड़ी है पर जल्दी पहुँचना, 9 बजने में अब सिर्फ 3 घंटे हैं। इतना कहकर वो भी तेजी से गांव की ओर चल दिया। आलोक को लगा जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग पर आ गया हो जहां लोगों को चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई हो। वो जीप वाले के पास पहुंचा जिसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे सीधे खोदा घाटी के चौराहे पर उतार दिया। गांव में घुसते ही एक ठंडी अजीब उदासी ने उसे घेर लिया। सब कुछ पुराना, टूटा फूटा और अजीब तरह से शांत था। जैसे ही आलोक जीप से उतरा, एक लंबा मजबूत आदमी जिसके हाथ में एक भारी लाठी थी तेजी से उसके पास आया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी की आवाज धीमी थी पर उसमें एक हुक्म था। मेरा नाम आलोक है, मैं अपने परदादाओं की पुश्तैनी मीनार देखने आया हूँ। वो आदमी उसे लेकर गांव के सबसे बड़े घर की तरफ चल दिया। घर के अंदर एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उनकी आंखें बहुत गहरी थी जैसे उन्होंने सदियों का डर देखा हो। वो थे गांव के मुखिया दादा विनायक। दादा विनायक ने जैसे ही आलोक के परदादा का नाम सुना, उनके चेहरे पर चिंता की लकीर और भी गहरी हो गई। उनकी आंखों में डर और भी विस्तार से फैल चुका था। तुम आ गए बेटा, तुम्हारे पूर्वजों ने इस जगह को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, पर चलो अब तुम आ गए हो तो हम तुम्हें सब दिखाएंगे, मीनार भी और जो कुछ बचा है वो भी। आलोक ने अपनी घमंडी अंदाज में कहा,
मुखिया जी, आप सब मुझे क्या बताएंगे? मैं शहर का पढ़ा लिखा और एक समझदार व्यक्ति हूँ। यहाँ के लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं और क्या है शांति का डर? दादा विनायक ने एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम जिसे मीनार को सिर्फ जायदाद समझ रहे हो, वो दरअसल एक भागता हुआ राज है। यह मीनार एक ताकतवर बुरी शक्ति के कब्जे में है, जिसे हम शांति का पहरेदार कहते हैं। उसे आवाज पसंद नहीं है, उसे रोशनी पसंद नहीं है। रात 9 बजे के बाद इस मीनार के आसपास जरा सी भी आहट या जरा सी भी प्रकाश उस पहरेदार को बुला लेता है। और फिर क्या होता है? आलोक ने मजाक में पूछा। दादा विनायक ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। फिर वो आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो उस आदमी की आवाज, उसकी आत्मा, उसके होने को निगल लेता है। इसलिए यहाँ कोई चिल्लाता नहीं, कोई रेडियो नहीं चलाता, और रात 9 बजे के बाद हम सब अपने घरों के दरवाजे पर मोटे कंबलों के पर्दे डालकर मिट्टी के तेल का दिया भी जाकर रखते हैं। बेटा, मेरी बात मानो, कल सुबह यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचा लो। आलोक को ये सब फिल्म की कहानी लग रही थी। मुखिया जी, आप ये सब बातें कर रहे हैं, पर मुझे तो शहर जाकर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, अगर मैंने आज रात अपनी मीनार पर जाकर रात के 11 बजे अपना मोबाइल फोन ऑन किया और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो मीनार मेरे नाम हो जाएगी, और अगर हुआ तो मेरी शहर की सारी बचत आपके ट्रस्ट को दान कर दूंगा। मुखिया जी की आंखों में उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम सिर्फ एक दाव नहीं लगा रहे, तुम अपने जीवन पर दाव लगा रहे हो। पर ठीक है, अगर तुम्हारे यही इच्छा है, अगर तुम्हें तर्क से ही समझना है तो समझो। शाम होते ही पूरे गांव में एक और गहरा सन्नाटा छा गया। 6 बजते ही लोग अपने घरों में छिपने लगे। 8 बजते दादा विनायक के घर में भी अजीबोगरीब तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने मुख्य दरवाजे पर पुरानी मोटी जंजीर और एक बहुत बड़ा लोहे का ताला लगाया। फिर उन्होंने घर की सभी खिड़कियों को अंदर से मोटे पत्थरों और मजबूत लकड़ी के पट्टों से बंद कर दिए। यहाँ तक कि रसोई की चिमनी को भी एक ढक्कन से बंद कर दिया, ताकि बाहर की हवा या कोई भी आवाज अंदर ना आ सके। आलोक ये सब चुपचाप देखता रहा। 9 बजे की घंटी बजती है और पूरा गांव ऐसे मौन में डूब गया, जैसे सबकी सांस थम गई हो। आलोक के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन और अपने खून की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इस गहरी चुप्पी ने इसके तर्कवादी मन में भी एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। रात के लगभग 10:45 हुए थे। आलोक अपने जैकेट में छिपा टॉर्च, फोन और चाबियों का गुच्छा लेकर मुखिया जी के घर से चुपचाप निकला। उसके कदम किसी भी तरह की आवाज ना कर पाए, इसीलिए वो घास पर चल रहा था। मीनार गांव से थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर था। वहां पहुंचकर आलोक ने पाया कि यह मीनार सचमुच बहुत पुरानी है और यह अपनी चुप्पी से एक अजीब डरावनी ऊर्जा दे रही है। उसने घड़ी देखी, 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने फोन का वीडियो कैमरा ऑन करने वाला था कि अचानक उसके जैकेट के जेब से चाबियों का गुच्छा फिसलकर जमीन पर पत्थरों से टकराया और झन की आवाज हुई। वह छोटी सी धातुओं के टकराने की आवाज उस भयानक शांति को तोड़ गई। आलोक की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उस आवाज ने सिर्फ चाबियां नहीं गिराई, बल्कि गांव के रात के नियम को तोड़ दिया। तभी दूर मीनार की परछाई में एक धीमी धातु जैसे खड़खड़ाहट की आवाज आई। यह किसी पुराने जंग लगे भारी जंजीर के घिसटने की आवाज थी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस पुरानी खामोशी में वो किसी गर्जन थंडर से कम नहीं लग रही थी। और फिर आलोक ने देखा, वो खड़खड़ाहट तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसके फोन की स्क्रीन पर 11 बज चुके थे। आलोक ने तुरंत फोन का टॉर्च ऑन किया। जैसे ही तेज सफेद रोशनी मीनार के उस कोने पर पड़ी जहाँ से आवाज आ रही थी, रोशनी का रंग फीका पड़ गया। टॉर्च की तेज किरण उस जगह पर पड़ रही थी, लेकिन रोशनी बहुत तेजी से कम होने लगी, मानो कोई अंधेरा उसे सोख रहा हो। और फिर वहाँ शांति का पहरेदार खड़ा था। वो बहुत लंबा और डरावना था। उसकी कोई असली देह नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ काली परछाई और लटकते हुए कपड़े और डरावनी परछाइयों का एक समूह था। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, जहाँ आंखें, नाक या मुंह कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। बस एक गहरा रोशनी सोखने वाला शून्य था। उसके हाथ लंबे और कंकाल जैसे थे और उन्हीं से वो भारी जंजीर बांधी थी, जिसकी आवाज वो सुन रहा था। तूने आवाज की? उसकी आवाज नहीं थी, सिर्फ उसने भीतर से निकलती
एक सूखी फटी हुई फुसफुसाहट थी जो सीधे आलोक के दिमाग में गूंज रही थी, मानो वो टेलीपैथी से बात कर रहा हो। आलोक पीछे भागा लेकिन भाग नहीं पाया। उस पहरेदार ने एक पल में जमीन पर खिसक कर उसकी गर्दन को अपने लंबे ठंडे अदृश्य हाथों से जकड़ लिया। आलोक चीखना चाहता था, बचाओ, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके गले पर दबाव बढ़ता गया। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और उसका सिर चकराने लगा। पहरेदार की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, आवाज अब शांत हो जाएगी हमेशा के लिए। अभी अचानक मीनार के ऊपर से, जो कि मीनार टूटी फूटी थी, उसी में से एक अजीब तेज अल्ट्रासोनिक साउंड आई। यह किसी टूटे हुए सैटेलाइट या पुराने रेडियो ट्रांसमीटर की बहुत ऊंची चीख थी। ये चीख इतनी तेज थी कि आलोक को अपने कानों में दर्द महसूस हुआ, लेकिन पहरेदार के शरीर पर इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। जैसे ही वो आवाज पहरेदार से टकराई, उसके काले शरीर में धुआं निकलने लगा और वो जोर से चिल्लाया। एक ऐसी चीख जो किसी आवाज से नहीं बल्कि अंधेरे के फटने से पैदा हुई हो, या एक तरह के धमाके से पैदा होती है, वैसी आवाज थी। और अपने चेहरे को कंकाल हाथों से ढक लिया। उसका शरीर कांप उठा और प्रकाश से उसे भयानक तकलीफ हो रही थी। आलोक जमीन पर गिरकर हाफ रहा था। उसने मुड़कर देखा कि वो चीख कहाँ से आई थी। मीनार के ऊपरी हिस्से की तरफ देखते हुए उसे एक पल के लिए एक धुंधली हल्की सी परछाई दिखी। यह उसी की उम्र का एक दुबला पतला लड़का था, जो दर्द और चेतावनी से भरी गहरी मौन आंखें से आलोक को घूर रहा था। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर वो परछाई हवा में गायब हो गई। आलोक जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उठा, मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक दी कि जितनी जोर से वो लगा सकता था, उतनी जोर से। अंदर से तुरंत मुखिया जी की आवाज आई, बेटा तुम बच गए, भगवान का धन्यवाद। मैं समझ गया था आज रात तुम्हें शोर से कोई और बचाएगा। जब दरवाजा खुला और आलोक को अंदर खींचा गया तो उसने कांपते हुए मुखिया जीप को पूरी बात बताई और उस लड़के का जिक्र किया जिसने उसे अपनी मौन आंखों से घूरा था। मुखिया जी ने उसे गरम गरम काली चाय पिलाई और लंबी सांस ली। हो ना हो बेटा, वो नीरज था। आज से लगभग 10 साल पहले नीरज भी तुम्हारी तरह ही तर्कवादी था, पर उसका शौक कम्युनिकेशन और रेडियो पर रिसर्च करना। उसे लगता था कि वो मीनार में एक खास बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल भेज सकता है, जिससे किसी पुराने ज्ञान को रिकॉर्ड किया जा सकता हो या फिर किसी एलियन लाइफ को खोजा जा सकता हो। उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी और मीनार पर जाकर एक पुराने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। तो क्या हुआ? आलोक ने पूछा। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। मुखिया जी ने दुखी होकर कहा, जब अगले दिन हम वहाँ मिले तो उसका शरीर तो ठीक था, पर उसका गला हमेशा के लिए शांत हो गया था। रात के पहरेदार ने उसको गला घोटकर वही खत्म कर दिया था। हम सब मानते हैं कि नीरज की आत्मा अब भी उसी मीनार में भटकती है। वो पहरेदार का पहला शिकार था और अब वह चुपचाप अपनी ही बनाई हुई बहुत ऊंची फ्रिक्वेंसी वाले चीख से दूसरे लोगों को बचा रहा है। उसने शोर किया, बेटा, ताकि तुम उस भयानक शांति से बच सको। आलोक का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। वो जमीन, वह मीनार, वो कीमती सामान सब उसके लिए बेकार हो गए थे। मुखिया जी, मैं जा रहा हूँ। मेरी जायदाद मैं आपको देता हूँ। इस गांव का ध्यान रखिए और नीरज की आत्मा को शांति मिले। अगली सुबह आलोक ने बिना किसी को कुछ बताए अपने सारी पैकिंग की और गोदा घाटी से भागा। वह भागते हुए सोच रहा था कि फैक्ट और विज्ञान की एक सीमा होती है, और जब घमंड उस सीमा को पार करता है तो प्रकृति उसे शांति से सिखाने के लिए ऐसे पहरेदारों को भेजती है। उसने शहर जाके सब कुछ अपने पिताजी और परिवार वालों को बताया। दोस्तों, यह कहानी हमें आलोक ने खुद सुनाई थी, जो आज भी रात 9 बजे के बाद अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखता है और कमरे की सारी लाइट ऑफ करके सो जाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।